या मिस्टर अकरम, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एके प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट से सिंह इंडस्ट्रीज़ के अकाउंट में अभी के अभी 500 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कीजिए। दूसरी बात, एके प्राइवेट लिमिटेड और सिंह इंडस्ट्रीज़ का मर्जर जो है वो उसको पब्लिकली अनाउंस कीजिए अभी। और हाँ, आहूजा कॉरपोरेशंस के जितने भी शेयर्स हैं सब खरीद लीजिए जल्दी। अभिनव, कौन हो तुम? अनन्या द्वारा किए गए सवाल का जवाब अभिनव देता। उससे पहले ही उसकी आंख खुली और उसने खुद को अपने घर में पाया। यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन अभिनव को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। अभिनव अपने घर पर इसलिए सो रहा था क्योंकि अनन्या को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वह सुबह उठकर अभिनव का चेहरा देखे। अभिनव के पापा संजय की मौत, जो एक साजिश थी, उसके बाद से वह काफी अकेला हो गया था। अपने पापा की मौत के पीछे जो आदमी था, उसका चेहरा उसे अच्छी तरह याद था। आज उठकर अभिनव को अकरम से मिलने जाना था। अभिनव जल्दी से तैयार होकर जब अकरम के पास पहुंचा तो अकरम उसे देखकर काफी खुश हो गया और कहा, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया टाइगर। टाइगर? हाँ, मैं पिछले 18 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। तुम हमारे टाइगर हो, हमारे इस हजारों करोड़ के बिजनेस एम्पायर के वारिस, जिसे हम तीनों दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। मैं, तुम्हारे पापा संजय और राणा अग्निहोत्री। इतना कहते ही अकरम ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया, जिसमें संजय, अकरम और राणा तीनों मौजूद। राणा को देख अभिनव को झटका लगा। उसकी आंखों के सामने वो दिन फिर से हरा हो गया जो वो हर सुबह देखकर उठता था। उस रात अभिनव के पिता को जिस आदमी ने गोली चलाई थी वो राणा था। दोस्त होने के बावजूद राणा ने अभिनव के पिता के साथ गद्दारी की थी। अभिनव की आंखें चिंगारी सी लाल हो गईं। ये देख अकरम ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? नहीं, मैं ठीक हूं। आपको मुझसे कुछ बात करनी थी ना? हाँ, मैं तुम्हें हमारी कंपनी द माफिया किंग के बारे में कुछ बताने वाला था। हम तीनों ने मिलकर द माफिया किंग को खड़ा किया था, जिसके नाम से पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी और इस देश का बड़े से बड़ा आदमी कांपता था। पर तुम्हारे पापा के जाने के बाद सब बिखर गया। इस बीच हमारे कुछ दुश्मन भी पैदा हो गए। उनमें से एक दुश्मन है दिग्पाल छिंगावत। वो सालों से तुम्हें ढूंढ रहा है। वो तुम्हें मारकर हमारा नामो निशान मिटा देना चाहता है। फिलहाल द माफिया किंग का सारा काम राणा का बेटा मोंटी संभाल रहा है, लेकिन अब से कंपनी के कुछ फैसले तुम्हारे हाथों में होंगे। अपने पिता के काम को अब तुम्हें ही आगे बढ़ाना है टाइगर। ये सुनते ही अभिनव हैरान हो गया। कल तक उसकी जेब में 100 रुपये भी नहीं थे और आज अचानक वो हजारों करोड़ की कंपनी का मालिक हो गया था। इसके बाद अभिनव अपनी नौकरी पर गया और वहां उसके बॉस ने उसे खूब सुनाया, क्योंकि कल अभिनव काम पर नहीं आ पाया था, जिसके कारण उसके बॉस को बहुत नुकसान हुआ। बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद अभिनव ने अपने बॉस से कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं। इस महीने जो मैंने काम किया उसकी सैलरी दे दीजिए। कल जो तेरी वजह से हमारा नुकसान हुआ, अगर मैं उसकी भरपाई तेरी सैलरी से भी करूं तो भी नहीं होगी। शुक्रमना मैं वो नहीं मांग रहा हूं। अब निकल यहां से। ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने पूरे महीने काम किया है। एक दिन नहीं आया तो आपका 25,000 का नुकसान हो गया। मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मेरी सैलरी नहीं मिल जाती। हाँ, अच्छा, रुक, अभी देता हूं तुझे तेरी सैलरी, उसके बॉस ने कहा और टेबल पर रखी घंटी बजा दी। अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला और 4 बाउंसर अंदर घुस आए। उठाकर पटकाओ, बाहर इसको। बॉस के मुंह से यह सुनते ही वो चारों ने अभिनव पर धावा बोल दिया, लेकिन इससे पहले उनमें से कोई अभिनव पर हमला कर पाता, अभिनव ने उन्हें पटकनी दे दी। देखते ही देखते बॉस के सारे आदमी ढेर हो गए थे। बॉस यह देख हैरान रह गया था। अभिनव अब सीधा बॉस के पास आया और बोला, चुपचाप मेरी सैलरी दे दो। बॉस ने घबराहट में अपने ड्रॉर में से चेक निकाला और उस पर अमाउंट भरकर कांपते हाथों से अभिनव को थमा दिया। अभिनव ने चेक देखा और ऑफिस से बाहर निकल गया। इधर अभिनव जब ऑफिस से बाहर पहुंचा तो उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। अभिनव ने कॉल उठाया और बोला, हेलो हेलो टाइगर, अकरम बोल रहा हूं। हाँ कहिए। टाइगर, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। वो हमारे माफिया वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है और साथ ही तुम्हारे पापा और मेरा जिगरी यार बलराज। मैं चाहता हूं बलराज को पता चल जाए कि टाइगर लौट आया है, इसलिए शाम को डिनर के लिए होटल सफायर पहुंच जाना। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूं। अकरम के मुंह से बलराज का नाम सुनते ही हैरान हो गया।
उसने बलराज का नाम पहले भी सुना था। इस शहर में बलराज का नाम बच्चा बच्चा जानता था और हर आदमी उसके नाम से कांपता था। ऐसे में अभिनव को भी उससे मिलने में घबराहट हो रही थी। जिस बलराज से वो घबरा रहा था, असल में वो उसी का बॉस होने वाला था। आपको सच में लगता है कि मुझे बलराज जी से मिलना चाहिए? अभिनव ने अकरम से पूछा। वो अभी तक बलराज के नाम से कांप रहा था। अकरम भी उसकी घबराहट समझ गया था। ऐसे में उसने हंसते हुए कहा, बलराज जी नहीं, सिर्फ बलराज। तुम टाइगर हो यार, और जंगल के सारे जानवर टाइगर के नाम के आगे जी लगाते हैं, लेकिन टाइगर किसी के नाम के आगे जी नहीं लगाता। चलो मिलते हैं शाम को। इतना कहकर अकरम ने फोन रखा और अगले ही पल अभिनव को एड्रेस भेज दिया। शाम को अभिनव होटल सफायर जाने के लिए तैयार होने लगा था। उसने ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट्स पहनी थी। अभिनव के पास पहनने के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं था। उसने अपने घर से एक कैब ली और सीधा होटल सफायर पहुंच गया। जैसे उसने होटल को बाहर से देखा तो वो देखता ही रह गया। उसने आज तक इतने बड़े होटल को इतने पास से नहीं देखा था। अकरम ने अभिनव को अपने साथ अंदर आने का इशारा किया। अभिनव अकरम के पीछे चला जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि बलराज भी अपने भारी भरकम पैरों के साथ अभिनव के पीछे आ रहा था। कुछ देर के बाद वो होटल के एक आलीशान से कमरे के बाहर आ चुके थे। इससे पहले कि वो अंदर जाते, एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उनके पास आया और बोला, वेलकम बॉस, कैन आई गेट यू समथिंग? हाँ, हमारे पास कौन कौन सी लिकर अवेलेबल है उसकी लिस्ट जरा भिजवा दो। सर इफ यू डोंट माइंड, मुझे सारी अवेलेबल लिकर्स के नाम याद है। हमारे पास टकीला है जो 5 लाख की है, वोडका 8 लाख, विस्की 10 लाख और जिन 11 लाख। उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा। सारी लिकर्स की कीमतें सुनकर अभिनव के होश उड़ गए। इतने में अकरम ने कहा, आज हमारे यहाँ बहुत खास मेहमान आए हैं, इसलिए जो सबसे महंगी है वो ले आओ और साथ में बाकी चीजें भी लेते आना। अंडरस्टूड सर, उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा और फिर वहां से निकल गया। इतने में अकरम ने बलराज से कहा, मैंने तुम्हें एक बहुत ही जरूरी खबर देने के लिए यहाँ बुलाया है। हमें संजय का बेटा टाइगर मिल गया है, लेकिन वो अभी अंडर कवर है, इसलिए मैं तुम्हें उससे बाहर नहीं मिलवा सकता था। अकरम के इतना कहते ही 2 चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अंदर आए और उन्होंने वाइन और बाकी चीजें टेबल पर रख दी। एनीथिंग एल्स सर? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने पूछा। अकरम ने ना में सिर हिलाया और उन दोनों को जाने का इशारा कर दिया। दोनों चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वहां से निकल चुके थे। इधर बलराज ने बोतल उठाई और अपना ग्लास भरना शुरू कर दिया। बलराज ने बोतल वापस रखी, एक नजर अभिनव को देखा और बोला, तो टाइगर यही है? बलराज ने कहा और ग्लास अपने होठों से लगा लिया। वो ग्लास में से पैनी नजरों से अभिनव का चेहरा देख रहा था। हाँ, यही है हमारा टाइगर। मैं चाहता था कि ये हमारी टीम के बड़े और भारी मेंबर्स से मिले। एक बार सबसे मिलने के बाद हमें जिस तरफ बढ़ना है उस तरफ टाइगर ही हमें लीड करेगा। सॉरी अकरम, लेकिन मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। माफ करना दोस्त, पर सारी बातें तुम कर रहे हो। हमारा टाइगर गूंगा है क्या? तुम्हें टाइगर के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, अकरम ने कहा। यह सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए एक पल के लिए बलराज को देखा और बोला, मुझे तुम्हारी बोल्डनेस अच्छी लगी। तुम बॉस हो गए, लेकिन भूलो मत कि तुम किसके सामने बैठे हो। मैं टाइगर हूं और मैं गूंगा नहीं हूं। मैं यहां अपनी गद्दी लेने आया हूं। सिर्फ अकरम की शाबाशी से काम नहीं चलेगा प्यारे। मैंने यह एक्सेप्ट नहीं किया कि तुम टाइगर हो। तुमने कहा कि तुम साबित कर सकते हो, तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं। यह सुनते ही अकरम के कान खड़े हो गए। वो जानता था बलराज क्या करने वाला है। उसने बीच में आते हुए कहा, क्या कर रहे हो बलराज? लेकिन बलराज ने अकरम को हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा और फिर अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, चलो लड़ाई करते हैं। अगर तुम हारे तो भूल जाना कि तुम टाइगर हो। हमसे कुछ पैसे लेना और गुड़गांव से जितना दूर हो सके उतना दूर सेटल हो जाना। अरे नहीं बलराज, ये सही नहीं है, अकरम ने घबराहट में कहा। बलराज जवाब के इंतजार में अभिनव को देख रहा था।
अकरम ने अभिनव को देख ना में सिर हिला दिया। अभिनव ने अकरम से नजर हटाई, बलराज को देखा, अपना ग्लास उठाया, एक सांस में सारी शराब गटकी और जोर से ग्लास टेबल पर पटक कर बोला, कब करनी है लड़ाई? यह सुनते ही बलराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अकरम के होश उड़ गए थे। क्या? नहीं टाइगर, होल्ड होल्ड, तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, अकरम ने अभिनव से कहा। वो अभिनव को किसी तरह की परेशानी में नहीं डालना चाहता था। अकरम, मैं जो कर रहा हूं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। बलराज जो आज मेरे मुंह पर बोल रहा है, मैं नहीं चाहता कि कल को कोई भी एरा गेरा मेरे पीठ पीछे बोले, अभिनव ने कहा और बलराज की आंखों में देखने लगा। जब अकरम ने अभिनव की आंखों में संजय जैसे तेवर देखे तो उसने गहरी सांस ली और सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। लगभग 1 घंटे के बाद बलराज अभिनव और अकरम के साथ अपनी प्राइवेट अरीना में आ गया था। यह वही अरीना थी जहां पर बलराज अक्सर लड़ाई किया करता था। तो अकरम मियां, किस पर दाव लगाओगे, मैं या ये? बेवकूफी भरा सवाल है बलराज। टाइगर के होते हुए किसी और पर दाव लगाया जा सकता है क्या? अकरम ने जवाब दिया। बुरी तरह पछताओगे, मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी, बलराज ने हंसते हुए कहा और रिंग में दाखिल हो गया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई और बलराज चिंघाड़ते हुए अभिनव की तरफ दौड़ा। उसने जैसे ही अभिनव पर पहला मुक्का मारा तो अभिनव एक बार को सन्न रह गया। बलराज किसी हाथी जैसा लग रहा था। उसका मुक्का अभिनव की नाक तोड़ता उससे पहले अभिनव को होश आया और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। बलराज का मुक्का खाली गया और वो पलटकर अभिनव को देखने लगा। उसके चेहरे पर हंसी थी। बलराज फिर से भागते हुए अभिनव की तरफ आया। उसने फिर से हवा में मुक्का ताना। अभिनव ने फिर से अपना सिर झुकाया और बलराज की पीठ पर घुमाकर एक लात मार दी। बलराज धक्का खाकर रिंग पर गिर गया। इधर अभिनव दूसरे कोने में खड़ा हो गया था। बलराज को इस बार गुस्सा आया। वो फिर से तेजी से अभिनव की तरफ बढ़ा और अभिनव ने झुककर उसके पैर पर लात मार दी। बलराज अपने आप को संभाल नहीं पाया और फिर से नीचे गिर गया। ये देख अकरम को मजा आ गया। उसने बलराज से कहा, सरेंडर कर दो बलराज, क्यों अपना रिकॉर्ड खराब कर रहे हो? मैं बाहर किसी से नहीं कहूंगा कि तुम टाइगर से हारे थे। बलराज ने गुस्से में फर्श पर अपना हाथ मारा और झटके से खड़ा हो गया। इसके बाद उसने एक के बाद एक अभिनव पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। अभिनव ने अपने आप को उसके मुक्कों से बचाया और आखिर में जैसे ही बलराज का मुक्का अभिनव के चेहरे पर पड़ने वाला था, अभिनव ने उसे रोका और बलराज के पेट में एक मुक्का मार दिया। बलराज दर्द के मारी नीचे झुका। इतने में अभिनव ने बलराज के पीछे आकर अपने दोनों हाथ उसकी कमर में कसे और उसे हवा में उठा दिया। ये देख अकरम का मुंह खुला का खुला रह गया था। आखिर में अभिनव ने बलराज को एक पल के लिए हवा में थामा और फिर उल्टा पटक दिया। बलराज के मुंह से चीख निकल गई। ये कहां से सीखा? कहीं से नहीं, ये टाइगर को विरासत में मिला है, उसकी गद्दी के साथ, अभिनव ने कहा। इतने में अकरम ने उसके पास आकर अभिनव को गले से लगा लिया और बलराज को चिढ़ाते हुए बोला, टाइगर 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 टाइगर। बलराज की कमर में मोच आई थी, पर उसने हंसते हुए अभिनव से कहा, चलो शराब पीते हैं, आज की पार्टी मेरी तरफ से। इस बात पर अकरम ने कहा, ऐसे नहीं, ऐसे पूछो कि टाइगर, क्या आप मेरे साथ शराब पीना पसंद करेंगे? क्या आप मेरे साथ शराब पीना पसंद करेंगे मेरे टाइगर? बलराज ने कहा और अभिनव के सामने नीचे झुक गया। अभिनव ने मुस्कुराते हुए बलराज को उसके कंधे से पकड़कर ऊपर उठाया और बोला, क्यों नहीं। ठीक इसी वक्त अभिनव का फोन बज उठा। उसने देखा अनन्या का फोन था। हाँ अनन्या, मेरे मम्मी पापा वापस आ गए हैं। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उन्हें पता चल चुका है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम अभी के अभी मेरे दादाजी वाले घर आओ। अभिनव ने फोन जेब में डाला। इतने में अकरम उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ अकरम, सॉरी बलराज, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। मुझे अभी अपने ससुराल जाना पड़ेगा। मेरे सास ससुर आए हुए हैं। ससुराल?
तुमने शादी कब की? बलराज ने चौंकते हुए कहा। लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा, अभिनव ने जवाब दिया। बलराज ने आगे कहा, वैसे अकरम, हमें मोंटी को बुलाकर बता देना चाहिए कि नहीं, अभी नहीं। जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती तब तक किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि टाइगर लौट आया है। मोंटी जो कर रहा है उसे करने दो, अकरम ने कहा। इतने में अभिनव ने कहा, चलो मैं निकलता हूं। अकरम, तुम्हें याद है ना, मुझे कल से एक नई नौकरी। हाँ, तुम कल ऑफिस आ जाओ, मैं अपने सेक्रेटरी को बोल दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुन अभिनव ने अकरम और बलराज से हाथ मिलाया और वो बाहर आ गया। उसने अपने जाने के लिए एक कैब बुक कर ली थी। जैसे ही वो कैब में बैठने वाला था कि इतने में अकरम भागते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। अभिनव ने देखा उसके हाथ में कुछ था। इतने में अकरम पास आया और उसने एक छोटा सा बैग अभिनव को थमा दिया। इसमें क्या है? वही शराब जो हमने होटल में पी थी। अपने सास ससुर को पिलाना, उनकी पूछतों ने भी कभी इतनी महंगी शराब नहीं पी होगी। अकरम ने कहा और इस बात पर दोनों हंस पड़े। आखिर में अभिनव ने कहा, इन सब के लिए थैंक यू सो मच, और तुम्हें भी वापिस आकर हमारी उम्मीदें जिंदा करने के लिए, अकरम ने कहा। अभिनव मुस्कुराया और वहां से निकल गया। गाड़ी अनन्या के घर के बाहर आकर रुकी। अभिनव नीचे उतरा और गहरी सांसें लेते हुए घर के अंदर पहुंच गया। उसने देखा कि अनन्या के माता पिता यानी शर्मिला और राजीव सोफे पर बैठे हुए थे। वो उन्हें देखते ही पहचान गया था। वो दोनों भी अभिनव को अंदर आते हुए देख रहे थे। अभिनव जितने अच्छे से मुस्कुरा सकता था वो उतने अच्छे से मुस्कुरा रहा था। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा जी, ये मैं आपके लिए लाया था, अभिनव ने हिचकिचाते हुए कहा और बोतल उन दोनों की तरफ बढ़ा दी। शर्मिला ने अभिनव को देखते ही अपना मुंह फेर लिया था, लेकिन राजीव की नजर जैसे ही बोतल पर पड़ी तो उसने तुरंत अभिनव के हाथ से बोतल ले ली। क्या बात है, ये तो काफी महंगी लग रही है। माय गॉड, क्या खुशबू है, देखो, राजीव ने कहा और बोतल शर्मिला की तरफ बढ़ा दी। शर्मिला ने उसे झटके से दूर किया और बोली, क्या तुम भी? मुझे तो लगता है कि ये कहीं से बोतल चोरी करके लाया होगा। तुम्हें लगता है कि इसके जैसा आदमी इतनी महंगी शराब अफोर्ड कर पाएगा? जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हमें सब कुछ पता है। अनन्या को भी नहीं पता ये सब कैसे हुआ, और मुझे भी लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। पर जो भी हो, अब तुम्हारा और अनन्या का जो रिश्ता है उसे बदला नहीं जा सकता। अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। वैसे भी जो कुछ हुआ उसका उसे मलाल नहीं था। अगर वो अनन्या से नहीं मिलता तो वो अकरम से कभी नहीं मिल पाता। साथ ही वो बाहर की दुनिया में अनन्या का नाम भी खराब नहीं होने देना चाहता था। ऐसे में वो भी नहीं चाहता था कि ये शादी टूटे। राजीव ने आगे पूछा, तो तुम काम क्या करते हो? मैं डिलीवरी बॉय का काम करता था, लेकिन मुझे आज नौकरी से निकाल दिया गया है, अभिनव ने कहा। उसके ये शब्द किसी बम की तरह उन दोनों पर गिरे। इससे पहले कि शर्मिला कुछ कहती, राजीव ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द कोई नई नौकरी ढूंढनी होगी। अब तुम जा सकते हो, राजीव ने शांति से कहा। अभिनव उठा और बाहर निकलने लगा। इतने में शर्मिला के गुस्से में और एक उबाल आया और वो अभिनव के पीठ पीछे बोली, देखो कैसा ढीठ है, ओवर कॉन्फिडेंस देख रहे हो इसका? जेब में 10 रुपया नहीं है पर चल ऐसे रहा है जैसे किसी जंगल का टाइगर हो। भाड़ में जाए ऐसा कॉन्फिडेंस। और तुम, नौकरी का मतलब ये नहीं कि कल को तुम पार्किंग लॉट में बैठकर लोगों की गाड़ियों की रसीद काटो। मेरा मतलब है एक नौकरी जैसी नौकरी। अगर कल तक तुम्हें वो नौकरी मिल जाती है तो तुमने जो कहा है मैं उसके बारे में सोच सकती हूँ। शर्मिला से ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। शर्मिला को नहीं पता था कि अभिनव कौन है और उसके पीछे किसका हाथ है। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और घर के अंदर जाने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और उसे पता था कि इस वक्त वो अपने घर नहीं जा सकता। उसने सोचा था कि वो अनन्या के कमरे में जाकर सो जाएगा। क्या है, रात हो गई है, मैं अपने घर नहीं जा सकता, मुझे सोने के लिए जगह चाहिए। तो क्या, तुमने मुझे यहां मम्मी पापा से मिलने के लिए बुलाया था ना, तो अब तुम जगह दो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें फिर से अपने कमरे में आने दूंगी? तो और मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे नहीं पता।
अनन्या ने दरवाजा बंद किया और दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए बोली, नौकरों की जगह मालिकों के कमरों में नहीं, घर के स्टोर रूम में होती है। यह सुनते ही अभिनव को बुरा लगा, पर वो कर भी क्या सकता था। उसने बस बंद दरवाजे को देखा और हताशा से अपना सिर हिलाने लगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।